कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। चलिए आज फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पल्लवन। पल्लवन देखते हैं और उसमें पहला देखते हैं उत्प्लावक बल। आइए जानते हैं उत्प्लावक बल के बारे में। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर एक ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? द्रव में डूबी हुई पिंड के वॉल्यूम और उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है, यानी आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम होता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तुओं की प्रकृति के एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। तो उत्प्लावक वस्तुओं का मान ठोस वस्तुओं के प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है और उत्प्लावक बल द्रव में डूबी हुई पिंड के आयतन एवं घनत्व पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? वॉल्यूम एवं डेंसिटी पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तुओं के प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ तक देख लिया हम लोग। आगे बात पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर देख लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसे हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आप आगे पढ़ते हैं पल्लवन के नियम। पल्लवन के नियम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है पल्लवन का नियम। आइए देखते हैं। पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करता है और संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने वेट के बराबर द्रव स्थापित करता है। दूसरा है, ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो पल्लवन का नियम कहता है, पल्लवन का पहला नियम कहता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करता है और दूसरा कहता है कि ठोस का जो गुरुत्व केंद्र है तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं डेंसिटी, घनत्व। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, आइए देखते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर क्यू होता है। केजी मीटर क्यू होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर क्यू। ठीक है, केजी मीटर इन्वर्स क्यू होता है वही। अब आते हैं अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव घनत्व के बारे में जानते हैं। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर क्यू। ठीक है, केजी मीटर क्यू। ठीक है, हाँ। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो पूछेगा सबसे पहले अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा, अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आइए आगे देखते हैं पॉइंट। यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा पॉइंट नंबर ये है 3rd। सामान्य चाल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। पूछेगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि सामान्य जल की अपेक्षा सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का जो घनत्व डेंसिटी होता है अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइन। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यानी 10 में से 1 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के जैसा समान ही रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नमक के घोल का घनत्व
नमक के जो घोल का घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। यानी नमक का जो घोल होता है उसका जो डेंसिटी होता है, नमक के घोल का जो डेंसिटी होता है वो अंडे के डेंसिटी से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है, उस पर तैरता है। ठीक है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं यहाँ पर है एक पॉइंट, मित केंद्र। यहाँ पर है देखिए मित केंद्र, देखिए मित केंद्र यहाँ पर। और तैरती हुई क्या कहता है मित केंद्र? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे मित्र केंद्र कहते हैं। ये देख लीजिएगा। तैरने वाली वस्तु में अस्थायी संतुलन की शर्तें होती हैं। तैरने वाली जो वस्तु होती है उसमें अस्थायी संतुलन की शर्तें होती हैं। देख लेते हैं। पहला शर्त, मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। जो मित्र केंद्र होना चाहिए गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावन बल हम लोग देखें, ये चैप्टर क्लोज हुआ उत्प्लावन बल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को प्यार दीजिए। धन्यवाद।